नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। खैर, उम्मीद है कि बस ऐसा ही हो, आप सब लोग खुशहाल रहें, सही से जीवन काट रहे हों। कहानियों के सिलसिले में, घटनाओं के सिलसिले में एक ऐसी घटना के बारे में ले चलते हैं आपको, जो कुछ समय की पुरानी घटना है, लेकिन उस घटना में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, क्या यह सही है, नहीं सही है, सच क्या है, झूठ क्या है, तमाम प्रकार की जो खबरें चल रही हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता केस की। जब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत होती है, जो हैवान होता है उसका संजय राय नाम होता है, और संजय राय के साथ जो भी सजा होती है, अब उसे बहुत ही कम समय हुआ है, कल परसों में, जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन क्या वो अकेला ही उस सजा का हकदार है तो अच्छी बात है, उसे सजा हुई, लेकिन क्या इतनी हैवानियत जो हुई उसके साथ, क्या उसकी जो उम्र कैद की सजा है यही काफ़ी है? आखिर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि उसे मौत की सजा क्यों नहीं मिली, उसे फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई। तो लेकर के चलते हैं उसकी पुरानी घटना के बारे में, जब उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई। ट्रेनी डॉक्टर जिनका नाम मोमिता होता है, आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो कार्यरत थी, वहाँ उनके जो समय होता है आने जाने का, शाम 10 बजे से यानी रात 10 बजे से ड्यूटी पर आना, और 10 बजे के बाद में उनकी जो ड्यूटी थी वो सुबह के 6 बजे तक होती है। हर रोज की तरह 8 जून को भी 2023 को भी ड्यूटी आती हैं और अपने काम को संभालती हैं। काम पूरा संभालने के बाद, देखने के बाद, जो भी उनके अंडर में पेशेंट थे उनका इलाज करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं। उसके बाद में अपने पूरे जो भी फ्रेंडशिप थी, जो भी फ्रेंड थी उनके साथ, जूनियर डॉक्टर थी, उन जूनियर डॉक्टर के साथ कैंटीन जाती हैं और कैंटीन में सभी लोग खाना खाती हैं। और खाना खाने के बाद में एक सेमिनार हॉल होता है, जहां पर वो कुछ समय के लिए जाकर के रेस्ट करती होती हैं। वहां पर ही एक ऐसी जगह थी सेमिनार हॉल में, इतने बड़े जगह में कहीं भी किसी के लेटने और सोने की कोई जगह नहीं निर्धारित थी। बस सेमिनार हॉल में ही कुछ समय के लिए आप समय बिता सकते थे, आराम कर सकते थे। वहां पर ये 4 से 5 जूनियर डॉक्टर जाती हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हैं और सबकी सब वापस चली जाती हैं। लेकिन जो ट्रेनी डॉक्टर होती हैं उनको नींद आ जाती है, और सभी लोग इस भरोसे छोड़ के चली जाती हैं कि शायद इनको नींद आ गई है, थोड़ी देर आराम कर लें, इसके बाद आ जाएंगे। लेकिन फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी लोग आए, अपने अपने काम में लग गए। जितने स्टाफ के लोग थे अपना अपना काम करते रहे, किसी को उसकी चिंता नहीं हुई, किसी ने उसको देखा नहीं। लेकिन सुबह जब 6 बजे के आसपास सफाई कर्मचारी आते हैं, वहां पर सेमिनार का हॉल का जो गेट खोलते हैं, तो उस जो सफाई कर्मी था उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अब वहां पर वो जो लड़की थी, ट्रेनिंग डॉक्टर थी, वो जिंदा नहीं थी। वो जैसे ही देखता है बहुत जोर से चीखता है और चीखने चिल्लाने लगता है। पूरे उस मेडिकल कॉलेज में उसकी चीखों की गूंज मच जाती है। इतने में सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, स्टाफ के लोग आ जाते हैं, जितने भी उसके फ्रेंड होते हैं, जितने भी जूनियर डॉक्टर होते हैं, सभी लोग वहां पर आ गए थे। और जैसे उसे देखा जाता है, उसे पलटा जाता है। बहुत ही स्थिति गंभीर थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पे कई बार दांतों के निशान, कई जगह पर खून से लथपथ थी। वो उस समय डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर डॉक्टर ट्रेनी थी कोलकाता की, वो पूरी तरह से लहूलुहान थी। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, सभी लोग उस हॉस्पिटल में चीखने और चिल्लाने लगते हैं। जब देखा जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, जैसे ही पुलिस आती है, उसका निरीक्षण करती है, तो देखती है कि उसके शरीर पर कई जगह पर भयानक जख्म है। उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था, उसके होठों से भी खून निकल रहा था, कई जगह प्राइवेट पार्ट से उसके खून निकल रहा था। इस स्थिति को देखने के बाद में हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगता है। जब सुप्रिंटेंडेंट से बात की जाती है, पुलिस वाले बात करते हैं, यहाँ तक कि उनके जब घर वालों को बुलाया जाता है, ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को बुलाया जाता है, तब जब ऐसी हाल में माता पिता उनके बात करते हैं, पुलिस भी सामने बात कर रही होती है उस हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट से, तो इस इतने जख्मों के बाद भी, इतने गंभीर हादसे के बाद में
जब सुपरिटेंडेंट ये कहते हैं कि इसने, आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, तो सभी लोग इस बात को बहुत ही नाराजी भरी शब्दों में देखने लगते हैं कि आखिर जिसके शरीर पर इतने जख्म हैं, इतनी हैवानियत हुई है, उसे आप बता रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस केस को दबाने और गुमराह करने के जो तरीके थे, वो जनता उनकी सुपरिटेंडेंट की सारी बातें समझ चुकी थी। लोगों ने मांग की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया जाता है, तो वहां से जब रिपोर्ट आती है, तो पता लगता है कि इसके साथ जो हैवानियत हुई है, जो रिपोर्ट में आया था कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, उसके साथ आंखों के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है, उसके प्राइवेट कई अंगों पर दांतों से काटे जाने के निशान थे। जब इस मामले को पूरी तरह से रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस समझती है, तो अब पुलिस अपनी कार्रवाई पर आती है कि आखिर इसका दोषी कौन है। हॉस्पिटल का स्टाफ है, या इसके कोई जानने वाले अपने रिश्तेदार हैं जो इस लड़की को यहाँ पर समझ सकते हैं इस समय ये कहाँ होगी, या कोई और था, या कोई बाहर का व्यक्ति था। पुलिस वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा खंगालने का काम करती है, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी कैमरा से उस दोषी का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सेमिनार हॉल में जहां पर उसकी मौत हुई थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल नहीं लगाया गया था। जब सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं लगाया गया था, तो पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। लेकिन जब वो सीसीटीवी कैमरा में कवर करती है कि आने वाला, यानी अंदर प्रवेश गेट और एग्जिट गेट, जो दो गेट होते हैं जहां से एक बार आती है जनता, हॉस्पिटल स्टाफ, और दूसरी बार जाती है, दोनों गेट को कवर करते हुए जब वहां पर पता लगाया जाता है, तो जितने स्टाफ के लोग थे, आने जाने वाले लोग थे, सब तो दिखाई दे रहे थे। पुलिस को शक करना और पहचानना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इसमें और कौन सा है। लेकिन जब टीम को बुलाया जाता है डॉक्टरों की, और पहचानना शुरू किया जाता है कि डॉक्टर अपनी अपनी टीम में पहचाने कि कौन कौन सा व्यक्ति है जो रात के 3 बजे से और 6 बजे के बीच अंदर आया है और बाहर गया है। डॉक्टर साहब जब उस मामले में पढ़ते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कैमरा की जो रिकॉर्डिंग होती है उसे जब देखते हैं, तो पता लगता है कि एक व्यक्ति था जो सिर्फ शक करने के लायक था। क्योंकि कई डॉक्टरों का कहना था कि जो वहां पर आने जाने वाला एक व्यक्ति है, सिर्फ उसमें वो ही एक तरीके से रात में 3 बजे आ जा सकता है, जो वहां का वॉलंटियर था, जो मरीजों को लाता था और उनको डिस्चार्ज करवाता था। इन मामलों में वो एक तरीके से लोगों की मदद कर रहा था, सर्विस दे रहा था। तो उसे जब देखा जाता है, जब पुलिस गौर से देखती है, तो एक बात समझ में आती है कि जब वो अंदर आया होता है, तो उसके गले में एक नेकबैंड ब्लूटूथ होता है, और जब वह वहां से बाहर निकल रहा होता है, तो उसके गले में वो नेकबैंड ब्लूटूथ नहीं होता है। जबकि उस लड़की, उस ट्रेनी डॉक्टर के पास, लाश के पास सबूत के तौर पर एक जो नेकबैंड ब्लूटूथ मिलता है, वो सारे डॉक्टरों के साथ सारे मोबाइल कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन किसी के मोबाइल से नहीं कनेक्ट होता है। पुलिस का पूरा पूरा शक होता है, उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय होता है। उस संजय रॉय को पकड़ा जाता है। उससे जब पूछा जाता है, तो सबसे पहले उसके फोन से उस डिवाइस को, उस नेकबैंड ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है, और वो ब्लूटूथ उसके नेकबैंड से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होता है, पुलिस का अब जो उस केस को हल करने की जो सीमा होती है, लगभग पुलिस ये समझ लेती है कि अब मैंने पूरी कर ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर आकर के खड़ा होता है कि अगर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इसे अकेला माना जाए, इसे अकेला दोषी करार दिया जाए, तो आखिर यह कैसे हो सकता है? क्योंकि संजय राय एक दुबला पतला व्यक्ति था, और जबकि वो ट्रेनी डॉक्टर जो थी, वो हष्ट पुष्ट और मजबूत लड़की थी। यहाँ तक कि वो जो ममता वेद होती है, उसके शरीर में बहुत ही काफी एनर्जी और काफी पावर होती है। संजय राय उस पर अकेला काबू पा पाता, ऐसा होना या ऐसा मानना बहुत ही असंभव था। लेकिन जब पुलिस बहुत छानबीन करती है, पता लगाती है, तो उसका कोई और दोषी
नजर नहीं आता है। इसके बारे में जब पता लगाया गया कि इसने ऐसा क्यों किया और इतनी बेदर्द, इतनी जो दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, तो पता लगता है कि ये रात को 2 से ढाई बजे के बीच में आता है हॉस्पिटल में और ये बाहर जा करके शराब पीता है, क्योंकि बहुत बड़ा शराबी था। बाहर एक जगह पर बैठता है, वहां पर शराब पीता है, क्योंकि वहां पर इसके कुछ साक्ष्य मिले थे जहां पर इसने शराब पी है। रात के 3 बजे तक शराब पिया। रात में जब शराब की 3 बजे तक इसकी पूरी डोज हो जाती है, तो उसके बाद ये संजय राय हॉस्पिटल के अंदर जाता है और सीधे सेमिनार की तरफ जाता है। तो फिर सोचने की बात पुलिस के लिए ये हो जाती है कि हो सकता है कि जैसे ही ये पहुंचता है और उसके साथ बदतमीजी करता है, हो सकता है उसने किसी प्रकार का विरोध किया हो और विरोध करने के बाद में इसने उस पर किसी भारी चीज से प्रहार कर दिया हो और प्रहार करने के बाद में जब वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, तो सारी जो हैवानियत है वो उसके कम से कम होश में करता होगा। इतनी सारी जो दर्दनाक, इतनी सारी गंभीर घटना को दिया है, इतना अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं उसके जब होश नहीं होता है, उसके शरीर में ताकत नहीं होती है, हो सकता है तब इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इन सब बातों को मानते हुए इतने काफी दिनों तक केस चलता है और केस चलने के बाद में उस पर कोर्ट ने सुनवाई की और जज साहब ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब उसे उम्र कैद की सजा हो गई है। लेकिन तमाम लोगों के जो सवाल थे, वो सवाल ये थे कि इतनी हैवानियत करने वाले व्यक्ति को आखिर मौत की सजा क्यों नहीं हुई, आखिर उसे फांसी क्यों नहीं दी गई। उनकी कोर्ट की जो भी वकील्स हैं, उनके जो एडवोकेट हैं, जो 2 महिलाएं हैं, उन्होंने इस संजय राय को बचाते हुए कई प्रकार के तथ्य और साक्ष्य जो भी पेश किए हैं, उसके हिसाब से उसे मौत की सजा टाल करके उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तो ये घटना के जो सच्चाई है, जो घटना इस तरह से घटी हुई थी, तो मुझे जिस तरह से जानकारी मिली, मैं तमाम तरीकों से खोज करके जो सच्चाई सामने आई थी, जो मिल रहा था, उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं आपको रोज रात 8 बजे सुनाता रहता हूं। तो मिलते हैं कल दूसरी एक सच्ची और घटना में, एक नए राज के खुलासे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।